दिन यहाँ लगभग 2 महीने तक रहते हैं, एक रात 20 दिनों से ज्यादा। यहाँ आर्कटिक वृत्त के ऊपर अलग कानून और नियम चलते हैं जिसे मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। रूस के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र को मनुष्य मुश्किल से छू पाता है। प्रकृति जीवंत है। आप किसी भी जगह, मान लीजिए आप किसी जंगल के अंधेरे हिस्से में हैं और अचानक आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सबसे दिलचस्प बात है कि आप यहाँ जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा अज्ञात चीजें आपको पता चलेंगी। ना तो वैज्ञानिकों और ना ही यात्रियों के पास मदद और सुझावों के लिए प्रतीक्षा करने की कोई जगह है। आप किसी समस्या का हल ढूंढने में वर्षों बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं ढूंढ पाते। उत्तरी प्रकृति कठोर और निर्दयी है, इसलिए यहाँ सावधान रहना ही बेहतर है। मैं यहाँ रोस्टॉफ ऑन डॉन से आई हूँ। एक बार जब ध्रुवीय दिन था, मैं खिड़की के समीप पहुँची। सूरज चमक रहा था और तभी एक भालू जाता हुआ दिखा। मैंने पहले सोचा कि शायद युवा साथी मुझे डराने के लिए भालू की खाल पहनकर घूम रहे हैं। सामी कोला प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। भले ही वो शिकारी थे, लेकिन उनका मानना था कि हर जानवर में आत्मा होती है। वो जल, जमीन और हवा में रहने वाले विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। ये आस्था और परंपराएं आज भी प्रभावशाली और खामोश सियदी यानी पवित्र उड़ने वाले चट्टानों द्वारा संरक्षित हैं। सामी समाज की मान्यताओं में स्त्रियों का सीईडी के पास जाना सख्त वर्जित था। लपलान संरक्षित जैवमंडल लगभग 90 साल पुराना है। इसकी सीमाएं बहुत पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं। नक्शे बनाए जा चुके हैं, दर्जनों अध्ययन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ इतने सारे गुप्त रहस्य हैं कि ऐसा लगता है मानो कुछ भी नहीं बदला हो। यहाँ की हर यात्रा ऐसा अनुभव कराती है मानो ये प्रथम अभियान हो। लपलन संरक्षित जैवमंडल मुर्मंस्क प्रांत में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यहाँ आधे से अधिक क्षेत्र पर वन है, 1/3 पर पर्वतीय टुंडा और चट्टानें हैं, 8% पर दलदल हैं और अन्य 3% पर झीलें और नदियाँ हैं। यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु चुना तुंद्रा की चोटी एब्रचोर है, जो 1114 मीटर ऊंची है। यहाँ एक तरह से सब कुछ लघु रूप में है, जबकि साइबेरिया में पैमाना बहुत बड़ा यानी हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं यहाँ ये सैकड़ों या उससे भी कम में है। यहाँ 50-100 किलोमीटर की यात्रा करते ही किसी अलग सभ्यता में पहुँच जाते हैं। और मुझे बर्फ काफी पसंद है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ काफी बर्फ है। मेरे लिए बर्फ पवित्रता का प्रतीक है। सब कुछ स्पष्ट है, काला सफेद सब कुछ दिखाई देता है। एलेक्स किलियास का जन्म चेल्याबिस्क में हुआ था। जीव विज्ञान के क्षेत्र के रूप में वो येमाल में इंटर्नशिप के लिए गए और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो केवल उत्तरी क्षेत्र में ही काम करेंगे। वो 40 से अधिक वर्षों से यहाँ हैं और ऐसा लगता है कि वो सभी स्थानीय निवासियों को देखकर पहचान सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेहतरीन और नया विचार है। कैमरा ट्रैप ये हलचलों को भांपकर तस्वीरें ले सकता है, या आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं ताकि ये निश्चित अंतराल पर तस्वीरें लेता रहे। ये काफी अच्छा है। यहाँ एक दिलचस्प घटना हुई। अचानक मुझे ये आवाजें सुनाई देती हैं, इस तरह से। मुझे लगा कि शायद कोई उल्लू खोल में बैठा हुआ है और मुझे डांट रहा है। फिर मैंने जैसे बगल में देखा, हे भगवान, एक विशाल गहरे चॉकलेटी रंग का विशाल भालू मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरी तरफ कूदता हुआ आ रहा था। यह आवाजें उसकी थी, जैसे कि मैं चिल्लाया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से चिल्लाया और वो अचानक तेजी से पलटा और करीब 50-100 मीटर दूर भाग गया। वहाँ 3 देवदार के पेड़ थे, जिसके पीछे वो जाकर छुप गया और वहाँ से खड़ा होकर देखने लगा, स्थिति का आकलन करने लगा कि क्या है ये। मैंने कहा, मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। मुझे तो लगा उससे कुछ कहना चाहिए था।
भालू ताइगा क्षेत्र के मालिक हैं। इन जानवरों ने एलेक्स पर 4 बार हमले किए, लेकिन वो हमेशा चमत्कारिक रूप से बच निकले और ऐसा लगता है कि वो हमेशा उनके साथ मुठभेड़ों की तलाश में रहते हैं और कभी भी अपनी जिज्ञासा से समझौता नहीं करते। वो बताते हैं कि एक बार 9 अलग अलग तरह के भालू कैमरा ट्रैप में आ गए थे। हालांकि आमतौर पर एक नर एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है और नियमानुसार कोई और उसे चुनौती नहीं देता। बच्चों का पसंदीदा सवाल होता है, जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो उनसे हमेशा सुनती हूँ, क्या हम भालू से मिलेंगे? मैं कहती हूँ, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहती। ये मेरी पहली गर्मी थी। 1982 की बात है। रात में मैंने बगल के बरामदे में एक गड़गड़ाहट सुनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सभी मुझ पर हंसने लगे। वहाँ एक छोटा गलियारा था। भालू से बचने के लिए मैंने उसे हुक से बंद कर दिया। मैंने एक छात्र को जगाया और तभी हमने उसके विशाल काले रंग के थूथन को देखा, एकदम करीब से। शायद हमने उसे डरा दिया और वह भाग निकला। सामी समाज में भालू को पवित्र जानवर का दर्जा प्राप्त था। मान्यता है कि वो अपने बारे में कही हर बात को सुन लेता है, इसलिए शिकार के दौरान भालू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वो उसे नाम से या कभी कभार दादाजी कहकर बुलाते थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भालू ने भगवान को दलदल पार कराने में मदद की थी, इसीलिए उसे इनाम स्वरूप भीषण ठंड के महीनों में सोने की शक्ति मिली। मैंने देखा है कि इस जगह पर लोग और जानवर आसपास रहते हैं। वो शांति और सुकून से रहते हैं और बसावट वाले क्षेत्र के पास कभी कभी आपको ढेर सारे जानवर दिख जाएंगे, जबकि इलाके से गुजरते समय वो नहीं दिखते। जाहिर सी बात है कि वो इस अद्भुत जगह की ओर आकर्षित होते हैं। सामी ने उन्हें ऐसे ही नाम नहीं दिए हैं। यही कारण है कि इस जैव मंडल में सभी स्थानीय नाम संरक्षित हैं, जो कि स्थानीय सामी भाषा में है। यहाँ के कई नामों में जीवन शब्द शामिल है। सामी भाषा में येली का अर्थ है जीवन। पहाड़ को येलियून कहते हैं, झील को येल यार्ब, धारा को येल याब्रुआई और खाड़ी को येलुख्त कहते हैं। मतलब हमारे इस अद्भुत जैव मंडल में सब कुछ जीवन को समर्पित है। सामान्य तौर पर सामी लपलांद संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र में नहीं रहते थे। उस समय कोई लपलांद जैव मंडल तो नहीं हुआ करता था, लेकिन ये क्षेत्र उनके मार्ग में आता था। चूंकि यहाँ हिरन और मूस प्रवास करते थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र का उपयोग विशेष रूप से शिकार के लिए किया। सामी, या जैसा कि उन्हें लोपारी भी कहा जाता है, रूस में 2000 से भी कम बचे हैं। 100 साल पहले भी उनकी लगभग इतनी ही संख्या कोला द्वीप पर रहती थी। वो पगोस नामक छोटी बस्तियों में रहते थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, हिरन पालना और पारंपरिक व्यापार शताब्दियों से उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। ये सामी का विशिष्ट परिधान है। विशेष वस्त्र सामी कोट, जो रेडियर की खाल और चमड़े से बना है। ये सामी के यार्स यानी जूते हैं। अन्य रूसी जनजातियों के जूते पीमा के समान, लेकिन उससे पतले। ये सर्दियों के जूते हैं। सामी बच्चों की सलेज गाड़ी बिल्कुल वैसी जैसे अपने यहाँ बच्चों के स्ट्रॉलर होते हैं। ये विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए हैं। ये तो दुधमुहे शिशुओं के लिए हैं। इसमें 1 साल का बच्चा फिट नहीं हो पाएगा। क्रांति के बाद विशेष रूप से सामूहिकता के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब यहाँ पहले शहर का निर्माण हुआ। सन 1935 में इमांद्रा झील के तट पर मंचेगोर्स्क में कामगारों की बस्ती स्थापित हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि इन जमीनों पर शिकार और मछली पकड़ने के आदी रहे सामी ने एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र लपलांद संरक्षित जैव मंडल के निर्माण में मदद की। वे दूसरों से बेहतर जानते थे कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके परिणाम क्या हो सकते थे। जब मुरमस्क रेल मार्ग का निर्माण हुआ था,
तब उसके दाएं और बाएं तरफ के करीब 100 किलोमीटर तक जंगल जल गए थे। हिरन, जिनका वर्णन 19वीं सदी में किया गया था, सैकड़ों की संख्या में उनके झुंड इमांद्रा को पार करते थे। हिरन एक से दूसरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक जाते थे। अब किबिनी में कोई हिरन नहीं बचा है। पड़ोसी फिनलैंड में आखिरी बचे जंगली हिरन 19वीं सदी के अंत में ही खत्म हो गए। अब वहां केवल पालतू हिरन ही घूमते हैं। आखिरी बचे बीवर 19वीं सदी के मध्य में मारे गए। वो तब से यहाँ नहीं है। ये शब कोला प्रायद्वीप के बारे में मिखेल प्रिशविन की एक किताब इन द लैंड ऑफ एनफ्रेड बर्ड से शुरू हुआ। ये पुस्तक सांकत पेटेरबुर्ग तिनेशेव स्कूल के एक छात्र गेरमन क्रेप्स के हाथों में पड़ गई और उसने न केवल उसके भाग्य को बल्कि रूस के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र के भाग्य को भी बदल दिया। गेरमन क्रेप्स का जन्म डॉक्टरों के परिवार में हुआ था, लेकिन वो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ना चलकर एक कृषि विज्ञानी बन गए। सन 1920 में वो पहली बार उत्तरी क्षेत्र में आए। एक रेलगाड़ी में उन्होंने स्थानीय निवासियों के लिए प्रजनन कार्यों हेतु बैल और बकरी लेकर आए ताकि अधिकारियों के निर्देशानुसार यहाँ पशुधन की वृद्धि की जा सके। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बैल और बकरी को मुरमंस्क के पास लेकर जा रहा हूँ। आप उन्हें कैसे ले जा रहे हैं? बहुत सरल, लाल गाड़ी में, ताकि ये दूर से दिखाई दे जाए। वैगन का 3/4 हिस्सा बैल और बकरी के लिए और 1/4 मेरे लिए है। उस समय लगभग 400 अलग अलग अभियान दल कोला प्रायद्वीप के आसपास चल रहे थे। फार्समैन वहां काम करते थे और एक के बाद एक अभियान दल भेजा जा रहा था। वहां एपेटाइट नेफ्लाइन अयस्कों के भंडार की खोज की गई। अन्य स्थानों से जुड़े अन्वेषण भी चल रहे थे। 1916 ईस्वी में मुरमंस्क रेलमार्ग का निर्माण हुआ। मेरा मानना है कि क्रेप्स कोला प्रायद्वीप के पहले पारिस्थितिकविद थे जिन्होंने वहां और वहां की प्रकृति के बारे में सोचा और उसे संरक्षित करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। जब क्रेप्स ने पहली बार फ्योदर आर्खिपोव नाम के एक सामी व्यक्ति के साथ क्षेत्र का दौरा किया, तो उन्होंने कुल 95 हिरणों की गिनती की। ये स्पष्ट था कि यदि शिकार पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाए जाएं और अगर आग पर निगरानी नहीं रखी जाए तो ये जानवर गायब हो जाएंगे। संरक्षित जैव मंडल के निर्माण के बाद से यहाँ हिरणों की संख्या कई बार बदली। एक बार तो इनकी संख्या 12,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन ये आंकड़ा जल्दी ही कम हो गया। पर्याप्त लाइकेन का अभाव था। इस वजह से जानवर क्षेत्र से बाहर जाने लगे जहां उन्हें तुरंत मार दिया जाता। हालांकि संरक्षित जैव मंडल के भीतर भी हिरन हमेशा सुरक्षित नहीं रहे। यहाँ ऊदबिलाव की तरह का एक जीव वुल्वरीन है। ढेर सारे हिरन हैं। वे झुंड के पीछे पीछे चलते हुए उन्हें खाते हैं। वो एक तरह के सफाई कर्मी की तरह है। ज्यादातर बीमार जानवरों पर हमला बोलते हैं और सबसे कमजोर तथा अकेलों का शिकार करते हैं। जहां हिरन होते हैं वहां वुल्वरीन भी होते हैं। वो हिरन के चरवाहे की तरह हैं। सिर्फ हिरन? क्या उसे मूस में कोई दिलचस्पी नहीं है? बिल्कुल दिलचस्पी है। उसने एक बड़े मूस का भी शिकार किया था। वहां तीव्र ढलान और गहरी बर्फ थी। वुल्वरीन ने मूस को उस ढलान पर दौड़ाया और गिराकर मार डाला। जब गहरी बर्फ होती है तो मूस अपनी जगह से हिल नहीं पाते। इसके अलावा वो जल्दी थक जाते हैं, जबकि शिकारी कहीं ज्यादा फुर्तीले और लचीले होते हैं। उदाहरण के लिए भेड़िए 2 हफ्ते तक बिना भोजन के रह सकते हैं, फिर भी उनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। भालू अक्टूबर नवंबर में हाइबरनेशन यानी शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। अप्रैल मई में जागते हैं और मूस का भी शिकार करते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि भालू सर्दियों में जनवरी फरवरी में बिना भोजन के भी शिशुओं को जन्म देते हैं। मार्च में जब बर्फ थोड़ी पिघलने लगती है और उसके निशान खास तौर पर दिखाई देने लगते हैं, तो पारंपरिक तरीके से पशुओं की जनसंख्या की निगरानी की जाती है। सभी मापदंडों को नियमित तौर पर एक नोटबुक में कलम से दर्ज किया जाता है। ये बहुत हाईटेक तो नहीं लगता, लेकिन विश्वसनीय होता है। 1930 के दशक से ही इस तरह के अवलोकन यहाँ किए जाते रहे हैं। ये लगातार कार्ड इंडेक्स में जोड़े जाते हैं, जिसे गेरमन क्रेप्स और इस संरक्षित जैव मंडल के एक अन्य प्रसिद्ध संस्थापक ओलेग सेमेनोव त्यानशांस्की ने शुरू किया था। यहाँ केपरकेली के नए पदचिन्ह हैं, पुराने भी हैं। 2 दिन पहले पदचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। बर्फ पिघलने के कारण पदचिन्ह धुंधले हो गए हैं। वो यहाँ कंकड़ पत्थर खाने आते हैं। पेट में कांटों और नुकीले घासों को पीसने के लिए कंकड़ की आवश्यकता होती है। उनके बिना ये पक्षी मर जाएंगे, क्योंकि वो इन कटीले चीजों को पीसने में सक्षम नहीं होंगे।
यहाँ ऊदबिलाव जैसे एक जीव पाइन मार्टन का पद चिन्ह है, पुराने, लगभग 4 दिन पुराने। अभी जंगल में बहुत अधिक चूहे नहीं है, भोजन की कमी है, इसलिए ये गांव के करीब आने लगे हैं। ये दूसरा साल है जब कोई चूहा नहीं आया है। वो कहाँ गए? जनसंख्या। उनकी जनसंख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। ये नॉर्वेजियन लोमड़ी की खोपड़ी है। ये अभी भी एक रहस्य है क्योंकि ये लेमिंग 2 साल तक बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, फिर वो 18 साल के लिए गायब हो जाते हैं, जो कि हमारे द्वारा दर्ज की गई सबसे लंबी अवधि है। 18 वर्षों से न केवल प्रकृति के प्रति उत्साही व्यक्ति उन्हें देख पाए हैं, बल्कि लक्षित खोजों का भी परिणाम शून्य रहा है। पेशेवर जीव विज्ञानी इस लेमिंग को खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो नहीं होते, फिर 18 वर्षों बाद बड़ी संख्या में प्रकट होते हैं। एक और रहस्य जिसे वैज्ञानिक अभी भी सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि गेनादी कात्योव के लिए रुचि का मुख्य विषय छोटे कृंतक नहीं बल्कि बीवर हैं। ऐसे जानवर जो किसी को भी आश्चर्यजनक नहीं लग सकते। वे यहाँ कोला प्रायद्वीप पर रेड बुक में सूचीबद्ध हैं। 1930 के दशक में उनकी आबादी को बहाल करने का प्रयास किया गया था और अब वो संरक्षित जैव मंडलों में तो रहते हैं, लेकिन उन्हें देखना बेहद मुश्किल है। हम 4 दिनों तक ड्यूटी पर थे। हम एक बीवर को करीब 3 मिनट तक देख पाए। वो नदी के किनारे रेतीले तट पर विलो की शाखा के साथ आया। फिर एक दिलचस्प घटना हुई। वो पानी के अंदर चला गया और नीचे की ओर तैरने लगा। ये इतना सुखद क्षण था कि पास में जेनित का कैमरा तो था, लेकिन मैं उसकी तस्वीर नहीं लेना चाहता था क्योंकि कैमरा का जो शटर है वो शोर करता, आवाज आती, और ऐसी जो ध्वनि है उस सुखद वातावरण और शांति को बाधित कर सकती थी। जानवरों के प्रति ऐसा आदरपूर्ण व्यवहार अजीब और हास्यास्पद भी लग सकता है, लेकिन द प्लांट संरक्षित जैव मंडल के कर्मचारी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी निरंतर निगरानी और अथक देखभाल के बिना सब कुछ अलग होगा। प्रकृति को वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है, और खासकर मनुष्यों से। पहले संयंत्र अपने कच्चे माल पर काम करता था और स्थानीय अयस्क में सल्फर की मात्रा कम थी। जब स्थानीय अयस्क खत्म हो गए तो यहाँ नोरिल्स्क अयस्क को लाया गया जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक थी, और सोवियत योजना के मुताबिक हमें हर साल अधिक से अधिक निर्माण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता थी। 80 के दशक में निश्चित रूप से यहाँ पहले से ही बहुत अधिक धुआं था। प्रतिवर्ष 250,000 टन तक सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन था, और इसीलिए आसपास के जंगल जल गए। इसलिए अब मंचेगोर्स्क के आसपास हम रेगिस्तान देखते हैं। ये खनन और धातुकर्म संयंत्र के बगल में मंचेगोर्स्क के दक्षिण में स्थित एक मानव निर्मित बंजर भूमि है। संरक्षित जैव मंडल क्षेत्र भी खतरनाक रूप से इसके करीब है। उत्सर्जनों से इस क्षेत्र की रक्षा निचली पहाड़ियां करती हैं, जिसकी वजह से ये आंशिक रूप से सुरक्षित है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। भारी धातुएं पौधे के वनस्पतिक हिस्सों, जड़ों और मिट्टी में जम जाती हैं। उनका अब भी संचयी प्रभाव है। 50 वर्षों बाद भी वे अभी भी पौधों और मिट्टी में हैं, और प्रकृति इससे बहुत पीड़ित है। यदि आप यहाँ गाड़ी से दौरा करें तो आसपास के इलाकों में ढेर सारे सूखे शंकुधारी पेड़ दिखेंगे। हाँ, तो ये यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। पिछले 2 दशकों में पर्यावरणविद उत्सर्जन को कम करने में कामयाब रहे हैं, और अब स्थिति बेहतर होने लगी है। जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने पारंपरिक आवासों में लौट आई हैं, और पेड़ों के मुकुट अधिक शानदार दिखने लगे हैं। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मूल्यवान, जिन्हें हम प्राचीन विकसित वन कहते हैं, अपनी प्राकृतिक अवस्था में हैं। वो यहाँ कटाई से अछूते हैं। व्यावहारिक रूप से उन्हें कभी काटा नहीं गया था। वो प्रकृति के नियमानुसार जीते हैं, न कि लकड़हारों या जंगल की कटाई करने वालों के नियमों के अनुसार, जो कहते हैं जंगल बहुत बढ़ गए हैं, उन्हें काट दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये सब गायब हो जाएगा। मानवीय हस्तक्षेप के बिना दरअसल कुछ भी गायब नहीं होता। यहाँ कई देवदार के पेड़ 500-600 साल पुराने हैं। महाद्वीप के यूरोपीय भाग में शायद ही ऐसे कोई अछूते जंगल बचे हों, और ये तथ्य अकेले ही पर्यटकों को आश्चर्यचकित करता है, जिनके लिए यहाँ के पारिस्थितिक मार्गों पर भ्रमण की व्यवस्था की जाती है। यहाँ ये केवल 3 ही हैं।
माउंट शेलियून तक इस 3 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक मार्ग पर स्फागनम दलदल है। युद्ध के दिनों में स्फेगनम काई का इस्तेमाल जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में किया जाता था। इसे घाव पर लगाकर कीटाणु रहित किया जाता था। साथ ही यदि आप इस काई से पानी को निचोड़ते हैं तो वह 100% रोगाणुहीन हो जाता है और इसे पिया जा सकता है। यहाँ मॉस या काई बहुत बड़ी मात्रा में है, जो टुंड्रा के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हाल तक ये माना जाता था कि संरक्षित जैव मंडल में लाइकेन की 100 से कुछ अधिक प्रजातियां थी। हालिया अध्ययनों से पता चला है कि उनमें से 600 से अधिक अन्य पौधे भी हैं, जिन पर वैज्ञानिक विशेष ध्यान देते हैं। उनमें कई दुर्लभ प्रजातियां रेड बुक में दर्ज हैं। यहाँ तक कि ऑर्किड भी उनमें शामिल हैं। सबसे सुंदर पौधा कैलिप्सो बुल्बोसा है। ये हमारा उत्तरी ऑर्किड है। बेशक मुरझाया हुआ है, सुंदर नहीं है, फिर भी बहुत आकर्षक है। बड़ा सा सुंदर फूल। यहाँ के पौधे बहुत कम गर्मी वाली ध्रुवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। इसलिए यहाँ के शाकाई पादपों की परतों का अधिकांश हिस्सा सदाबहार होता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द खिलने, फलों को जल्दी पकने और बीजों को जल्द तैयार करने की जरूरत होती है। अप्रैल में भी बर्फ की मोटाई 2 मीटर तक होती है। जून तक ये ऐसा ही रहता है। पौधे, जानवर या निश्चित रूप से जिन लोगों ने हमेशा प्रकृति की शक्तियों के साथ समझौता करने की कोशिश की है, उन्हें जीवन जीने के लिए इन अनिवार्य चरम स्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए मजबूर करना पड़ता है। विशाल चट्टानों की जड़ के नीचे चौकी की तरह छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिस पर ये चट्टान टिके होते हैं। इन चट्टानों को सीद कहा जाता है। यहाँ रहने वाले स्थानीय आबादी की मान्यताओं के अनुसार इन चट्टानों में पवित्र गुण होते हैं। यहाँ एक ग्लेशियर हुआ करता था, इसलिए जब ये चट्टान ऊपर से गिरते थे तो नीचे छोटे छोटे पत्थरों पर जाकर टिक जाते थे। लेकिन सामी इसकी व्याख्या उड़ते हुए चट्टानों के रूप में करते हैं, अर्थात उनकी संपत्ति से जुड़ी मान्यताओं से पता चलता है कि ये चट्टान इन स्थानों पर उड़कर आए थे, लेकिन वो सचमुच खूबसूरत जगहों पर हैं। इस संरक्षित जैव मंडल में पत्थर का दिल प्रसिद्ध सीधी में से एक है। वो कैसे प्रकट हुए, इस बारे में अभी भी चर्चा चल रही है कि ये ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप बने या लोगों द्वारा स्थापित किए जाने के परिणाम स्वरूप। कुछ लोगों का तर्क है कि धरती के कई अन्य हिस्सों में जहाँ ग्लेशियर पिघले हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। ये संकेत देते हैं कि सीधी हमेशा कुछ विशेष प्रतीत होते हैं और विशेष रूप से चुने गए स्थानों में ही स्थापित होते हैं। किसी न किसी रूप में सामी ने हमेशा इन पत्थरों की पूजा की है और उनकी जादुई शक्ति में विश्वास किया है। उनका ये विश्वास है कि ये उनके पारंपरिक ओझा नुआइदी हैं, जो मृत्यु के बाद इस रूप में जम गए हैं और अब दूसरी दुनिया से अपने साथियों की मदद करते हैं। और जो पर्यटक यहाँ माउंट येलेन्यून पर चढ़ते हैं, उन्हें इस चट्टान को गले लगाने और एक मन्नत मांगने को कहा जाता है। मान्यता है कि वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अतीत में हजारों सालों तक मनुष्य कभी इन्हीं परिस्थितियों में रहता था, लेकिन प्रकृति के साथ मिलकर औपचारिक आधार पर शहर में रहना कठिन होता है। आप ताजी हवा चाहते हैं, प्रकृति में रहना, लेकिन यह मुश्किल होता है। कभी कभी हम यहाँ पहुँचते हैं और सब कुछ गीला होता है, और जब बर्फबारी होती है, बर्फ स्वतः गिरती है। बर्फ के बड़े बड़े गुच्छे पेड़ों के ऊपर से गिरते हैं, फिर वो आप पर जम जाते हैं और पिघलने लगते हैं। फिर आप पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, बर्फ से स्नो मोबाइल निकालते हैं। निश्चित रूप से ये कठिन है, लेकिन एक बार काम पूरा हो जाने पर यह संतोषजनक होता है। ये वन रेंजरों में से एक का पूर्व केबिन कोकरिन हट है। एलेक्स क्लियोस यहाँ अक्सर वसंत ऋतु में आते हैं, जब चुने जोरों की बर्फ पर स्की करते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है, जबकि कुछ हफ्ते बाद यहाँ से वापस लौटने का एकमात्र तरीका सिर्फ नाव से ही संभव हो पाता है। देखो, ऐसा पहली बार हुआ है। गर्मी है, बर्फ पिघल रही है, लेकिन साथ ही बर्फबारी भी हो रही है।
सभी लोगों को ऐसी ही प्रकृति में रहना चाहिए, न कि बेकार की शहरी कोठरियों में। जीवित प्राणियों के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। खराब हवा, असामान्य आहार, सिर्फ जीवित रहने और अपने बच्चों को जन्म देने और उन्हें पालने के लिए ऐसी गतिविधियां समझ से परे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों पूरी तरह से इन बेकार की चीजों में उलझे हुए हैं। वो आमतौर पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो समझ से परे हैं। ये पहाड़ी नदियां और पहाड़ सभी एक परिसर में हैं। वो बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि मन की शांति के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है।